नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेशों के गुणधर्म के बारे में। आवेश से रिलेटेड आज ये लास्ट टॉपिक है। तो आवेश के चारों गुणधर्म योज्यता, निश्चरता, कंजर्वेशन, आवेश का संरक्षण व आवेश का क्वांटीकरण, ये चारों प्रॉपर्टीज हम डिटेल से आज देखेंगे। तो पहले एक बार लिख लेते हैं चारों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरी है आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। तीसरा है आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चौथा है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो अब शुरू करते हैं हम हमारा पहला, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में हम बात करेंगे कि आवेशों को कैसे जोड़ा जाता है। हमारे पास बहुत सारे आवेश है तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। मान लो हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, तो उन दोनों को हम कैसे कैसे जोड़ेंगे। तो उनको हम सिंपली मैथमेटिक्स में जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग जोड़ के फिर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। पॉजिटिव यदि बड़े ज़्यादा है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में से घटा देंगे, और टोटल जो परिमाण हमारा आएगा वो पॉजिटिव चार्जेस में आएगा। और यदि नेगेटिव बड़े हैं तो पॉजिटिव को नेगेटिव में से घटाएंगे और टोटल हमारा परिमाण आएगा जो नेगेटिव में आएगा। तो देखते हैं, हम 5 चार्जेस लेते हैं। ये चार चार हमारे पास 4 थैले लेते हैं शुरुआत में। पहला थैला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में अलग अलग चार्जेस है। एक में +5 क्यू, दूसरे में -15 क्यू, +2 क्यू, -7 क्यू। तो टोटल जो चार्ज होगा क्यू टोटल इज इक्वल टू पहले थैले में आवेश प्लस दूसरे में आवेश प्लस तीसरे में आवेश प्लस चौथे में आवेश। तो क्यू टोटल अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्यू टोटल इज इक्वल टू 5Q। पहले में 5Q, दूसरे में माइनस को लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। -15Q, तीसरे में +2Q, चौथे में -7Q। -5 -15 -10 -10 +2 -8 -8 -7 -15। तो टोटल जो चार्ज आ गया हमारा -15Q, Q टोटल। तो हमारे पास कुल आवेश कितना है? -15Q। तो अब इसके आधार पर देखते हैं कि ये इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो क्यू टोटल यहीं देख लेते हैं। क्यू टोटल कैसे कैलकुलेट हम करते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो हमारे पास उपलब्ध कुल आवेश सभी
अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय या कहे तो एल्जेब्रिक बीजगणितीय योग के बराबर या एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो सभी अलग अलग आवेशों के मान 1 2 3 4 सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है हमारा कुल आवेश। ठीक है, इसका स्टेटमेंट यह है। तो यदि कुल आवेश हमको कैलकुलेट करना है किसी भी जगह, तो हमारे पास उपलब्ध टोटल आवेशों का एल्जेब्रिक सम हम वहां पर करेंगे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। दूसरी आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। इसमें हम बात करेंगे, आवेशों की निश्चलता में हम बात करेंगे कि आवेश जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और आवेश का कौन सा पार्ट है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं हम। तो एक चीज हमारे पास होता है आवेश, जिसको कि हम Q से लिखते हैं, और दूसरी चीज हमारे पास होती है विशिष्ट आवेश। इसको स्पेसिफिक चार्ज, इसको हम लिखते हैं। यदि हमारे पास आवेश Q है तो विशिष्ट आवेश क्या होगा, उसका आवेश अपॉन आवेश का द्रव्यमान। तो ये होगा हमारे पास विशिष्ट आवेश। तो ये यहाँ पर ये आवेश है, चार्ज Q है, ये डिपेंडेंट नहीं है वेलोसिटी पर, ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। चाहे आवेश की वेलोसिटी कितनी हो, या आवेश को प्रेक्षित जो हम कर रहे हैं, आवेश को ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कभी भी, या हमारी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी ही ज़्यादा हो, तो उस वेलोसिटी के आधार पर हम देखते हैं कि आवेश का मान बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी पर आवेश बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यदि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी लगभग ले लेते हैं प्रकाश के वेग के समान ले लेते हैं। यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है प्रकाश के वेग की समान चाल पर, तो देखते हैं क्या होता है। तो प्रकाश के वेग को लिखते हैं हम c से। यदि ये कंडीशन अपने पास है, तो कोई भी वस्तु यदि प्रकाश के वेग या उसके प्रकाश के वेग के कोटि पर मूव कर रही है, तो उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द्रव्यमान बोले तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह कंडीशन यदि है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि m बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो द्रव्यमान बढ़ने पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रकाश की चाल से मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश की चाल से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश के समान वेग से गतिशील है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
उसके वास्तविक द्रव्यमान से कई गुना बढ़ जाता है। तो उसका मास जो है उसके स्टेडी स्टेट में जो मास था उससे कई गुना बढ़ जाता है। तो इससे क्या, फिर इससे क्या निकल के आता है, आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब विशिष्ट आवेश पर देखते हैं। विशिष्ट आवेश पे क्या फर्क पड़ता है, विशिष्ट आवेश पर देखते हैं अब Q बाई एम। एम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो विशिष्ट आवेश घट जाएगा। तो किसी पार्टिकल का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ने पर, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने पर उस पार्टिकल के आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश रहता है अनचेंज्ड। बल्कि उसके विशिष्ट आवेश में कमी आ जाती है। तो ये बात आवेश की निश्चलता में हमने देखी। आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके विशिष्ट आवेश पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण तो हम पहले देख चुके हैं कि आवेश को, एक्स्ट्रा आवेश को नहीं, ना तो कहीं से एक्स्ट्रा डेवलप किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक्स्ट्रा आवेश कभी भी पैदा या उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कि पहले एक एग्जाम्पल तो हमने पहले ही देख लिया था, घर्षण वाला, उसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल घर्षण वाला, फ्रिक्शन वाले में हमने देखा कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें आवेश पैदा होता है। तो आवेश तो पैदा होता है, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा आवेश दोनों, यदि उस पूरे निकाय को हम देखें, दो वस्तुओं को, यदि मान लो ये दो वस्तुएं हैं, पहला एग्जाम्पल देखा था हमने कांच की छड़ व रेशम। तो मान लो कांच की छड़ और ये रेशम है, ये कांच की छड़ और ये रेशम है, दोनों को हमने रगड़ा तो कांच की छड़ में पॉजिटिव और रेशम की छड़ में नेगेटिव आयंस जो है पैदा हो जाते हैं। तो यदि टोटल इस निकाय को देखें तो इनमें अभी भी कुल आवेश 0 है। जितने इसमें पॉजिटिव आयंस पैदा हुए उतने ही रेशम में नेगेटिव, और दोनों को यदि टोटल अब देखें तो उस विलगित निकाय में, उस पूरे सिस्टम में जो दोनों रेशम प्लस कांच है, दोनों में टोटल आवेश अभी भी 0 है। तो घर्षण के दौरान पैदा हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आवेशों का यहाँ पर एल्जेब्रिक सम यदि किया जाए तो वह 0 होना चाहिए। तो दोनों आवेशों का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 आएगा इस कंडीशन में, तब जाके हमारा आवेश संरक्षण होगा। और ये बात हमेशा 100% सही होगी, हमेशा एल्जेब्रिक सम 0 आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं।
क्या सभी जगह ये बात लागू होती है? इसको देखने के लिए अलग अलग जगह पर हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम शून्यकरण वाला। एक रिएक्शन होती है, पहले उस रिएक्शन को देख लेते हैं। एक कण होता है इलेक्ट्रॉन और एक कण होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है, क्योंकि अभी देखते हैं ये होता है इलेक्ट्रॉन, और यदि इसी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो इसको कहेंगे पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो यदि इन दोनों की रिएक्शन एक साथ करवा दी जाए, ई माइनस प्लस ई प्लस, तो क्या होता है? ई माइनस प्लस ई प्लस करने पर गामा रे निकलती है, और ये गामा रे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। गामा रे निकलती है और ये गामा रे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के साथ और क्या निकलता है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये जो है इतनी एनर्जी निकलती है। गामा रे प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी निकलती है एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन की रिएक्शन करवाने पर। गामा रे होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब यदि इसकी उल्टी अभिक्रिया करवाई जाए, एक हमारे पास मान लो गामा रे है, हमारे पास गामा रे है। अब इस गामा रे को इतनी एनर्जी दे दी जाए, गामा रे को दे दी 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, गामा रे को एनर्जी दे दी 1.02 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो ये गामा रे दो कणों में टूट जाना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन। तो इस अभिक्रिया से यह समझ में आता है कि आवेशों को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं। ठीक है, यह हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल आवेश संरक्षण में ही। पहला एग्जाम्पल था हमारा घर्षण वाला, दूसरा एग्जाम्पल आ गया ये एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन। और हाँ, एक बात और, इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इस अभिक्रिया को कहते हैं शून्यकरण। एनिहिलेशन। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इस अभिक्रिया को शून्यकरण की अभिक्रिया कहते हैं, एनिहिलेशन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में मिलकर खत्म हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम गामा रे कहते हैं, और साथ में 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है एनर्जी डेवलप करते हैं ये। ठीक है, और फिर हम आवेश संरक्षण में एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या उसमें भी आवेश जो है संरक्षित रहता है या नहीं। अगला एग्जांपल लेते हैं किसका? रेडियो एक्टिविटी एंड
न्यूक्लियर रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव को कहते हैं रेडियोधर्मिता, और न्यूक्लियर रिएक्शन को नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने नाभिक से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, नाभिक अपने ही नाभिक से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। यदि कोई पदार्थ रेडिएशन की फॉर्म में अपने नाभिक से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो रेडियो एक्टिव कहलाता है। तो रेडियो एक्टिव का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूरेनियम 238 व 92 इसका है परमाणु क्रमांक, और 238 है इसका परमाणु द्रव्यमान। तो ये जो जब ये आगे जाके रेडिएशन अपने नाभिक से एनर्जी प्रोड्यूस करता है रेडिएशन के थ्रू, जब ये काम करता है तो ये बन जाता है थोरियम 9236 प्लस एक कण ये प्रोड्यूस करता है हीलियम 2 4, जिसको कि हम कहते हैं अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण। यूरेनियम 238 आगे जाके थोरियम 236 में प्लस एक अल्फा कण में टूट जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, और ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर देखते हैं हम नाभिकीय रिएक्शन वाली। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या, पहले देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में होता है, नाभिकीय अभिक्रिया दो तरह से होती है, या तो दो नाभिक मिलके एक नाभिक बनाते हैं, या एक बड़ा नाभिक टूट के दो अलग अलग नाभिक बना लेता है। तो जो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक नाभिक बना लेते हैं उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, और यदि एक बड़ा नाभिक टूट के दो अलग अलग नाभिक बना लेते हैं उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय अभिक्रिया में होता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। संलयन को कहते हैं फ्यूजन, विखंडन को कहते हैं फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर संलयन में या न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और विखंडन में इसका उल्टा, एक बड़ा नाभिक दो अलग अलग नाभिकों में टूट जाता है। तो अब देखते हैं इनकी रिएक्शन देखते हैं। अब एक न्यूट्रॉन प्लस एक अभी देखा था अल्फा कण हीलियम, न्यूट्रॉन
7 14 और हीलियम 2 4। ये आगे जाके क्या बनते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है 9 18। अब ये फ्लोरीन आगे जाके यहां से यहां हो गई, ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, नाभिकीय संलयन। अब ये आगे जाके दो नाभिक बनाता है, एक तो ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन का देखते हैं 1870 होता है, और एक हाइड्रोजन। तो यहां से इस वाली रिएक्शन को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन, क्योंकि एक नाभिक दो नाभिकों में टूट रहा है। यह फ्यूजन ये फिजन हो गया। तो इसमें देखते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन है। फ्यूजन वाली में देख रहे हैं पहले 9 इलेक्ट्रॉन पहले, बाद में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो यहाँ आवेश क्या रहे, फ्यूजन वाली में संरक्षित, तो यहाँ कंजर्व रहे। अब देखते हैं फ्यूजन वाली में पहले कितने हैं, 9, बाद में कितने हैं, 8 और 1 9, बाद में भी 9 है, तो यहाँ भी कंजर्व रहे। तो नाभिकीय रिएक्शन में भी आवेश कंजर्व ही रहते हैं। तो इन सभी को देखते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक आदमी थे, उसने यह स्टेटमेंट दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है और इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, ये देख लिया आवेश संरक्षण। तो हमारा आवेश का संरक्षण यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्वांटाइजेशन। तो प्रॉपर्टी आ गई हमारी, आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें देखते हैं, इसमें हम कुछ टर्म समझते हैं। एक होता है सतत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। एक होता है विविक्त, विविक्त को कहते हैं डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, तो इनको समझते हैं। ये मैथमेटिक्स के टर्म है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, इनको यहाँ समझते हैं। हम लेते हैं यहाँ दो कॉन्टिन्यूअस, दो लगातार वाली संख्याएं, 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 और 2। अब हमारे पास कोई वेरिएबल है x, x हमारे पास वेरिएबल है।
यदि ये वेरिएबल 1 और 2 के साथ साथ, संख्या 1 और संख्या 2 के साथ साथ इनके बीच में आने वाली सभी संख्याओं को भी लेती है, 1 और 2 के साथ साथ इनके बीच में आने वाली सभी संख्याओं को लेती है, 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएगी, 1.1, 1.00001, 00002, जितनी भी इनफाइनाइट संख्याएं, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इन सभी को लेती है, तो ये होगी सतत या कॉन्टिन्यूअस। और यदि 1 और 2 के अलावा बीच में सभी को लेती है तो सतत, कॉन्टिन्यूअस। 1 और 2 के अलावा इनके बीच में आने वाली संख्याओं को ये नहीं लेती है, तो ये होगा विविक्त डिस्क्रीट। इस कंडीशन में क्या होता है, सतत कंडीशन में होता है सभी मान ले लेती है। इसमें क्या होता है, बीच का कोई भी मान नहीं लेती, ये वेरिएबल कोई भी मान नहीं लेता है। एक्स वेरिएबल यदि सभी मान लेता है तो वो होगा सतत, और 1 और 2 के अलावा कोई भी बीच का मान नहीं लेता है, 1 और 2 को ही लेता है, तो ये होगा विविक्त। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनके बीच के मान ना लेके 1, 2, 3, 4 इनको ही लेता है ये वेरिएबल, एक्स वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट। तो अब कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट यहां पर कैसे यूज आता है, तो यहां पर देखते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट कैसे कैसे यूज में लेते हैं। तो यदि हमारे पास यदि किसी वस्तु का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, किसी वस्तु का हम आदान प्रदान कर रहे हैं और वो वस्तु का आदान प्रदान डिस्क्रीट वे से हो रहा है, विविक्त तरीके से हो रहा है। यदि डिस्क्रीट वे में उस वस्तु का आदान प्रदान होगा तो वो आदान प्रदान कहलाता है क्वांटित आदान प्रदान। ये क्वांटित आदान प्रदान कहलाता है। ये क्वांटम वर्ड आता है, जो प्रकाश की किरण आती है, जो जब उसकी स्टडी करते हैं हम, प्रकाश की किरण की जब स्टडी करते हैं तो उसको माना जाता है कि प्रकाश के कण छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में आते हैं। 1 पैकेट, 2 पैकेट, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे लगातार ऊर्जा के पैकेट्स आते हैं। तो और जो ऊर्जा का एक पैकेट होता है उसको क्वांटम कहा जाता है, क्वांटा। तो वो वस्तु क्या करती है, क्वांटित आदान प्रदान करती है। ठीक है, अब होता है क्वांटम क्या होता है। अब हम क्वांटित का एग्जांपल समझते हैं। क्वांटित आदान प्रदान कैसे होता है, तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लो चॉकलेट। तो चॉकलेट या तो हम 1 खरीदेंगे या 2 खरीदेंगे या 3 खरीदेंगे। हम चॉकलेट 1.1 नहीं खरीदेंगे, चॉकलेट 1.2 नहीं खरीदेंगे, 1.5 चॉकलेट नहीं खरीदेंगे। कभी हम 1.5 चॉकलेट खरीदते हैं तो
जो पूर्ण संख्या में खरीदते हैं, या तो 1 खरीदेंगे या 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, इसी को कहते हैं क्वांटिता आदान प्रदान। चॉकलेट का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर देखते हैं। तो चॉकलेट हमेशा क्वांटिता आदान प्रदान होता है, और वह मिनिमम वस्तु, वह मिनिमम आदान प्रदान। तो मिनिमम आदान प्रदान कितना हो सकता है? एक से कम आदान प्रदान नहीं हो सकता। आधी भी नहीं ले सकते, आधी में से एक टुकड़ा भी नहीं ले सकते। बाजार में जाके हम आधी, एक ऐसे थोड़ी कहते हैं कि एक टुकड़ा भाई, एक भैया एक टुकड़ा चॉकलेट दो। एक टुकड़ा चॉकलेट हम मांगेंगे तो वो लात मार के हमको भगा देगा कि बग एक टुकड़ा लेता है। तो जो मिनिमम अमाउंट है, उस वस्तु का मिनिमम अमाउंट जिसको क्या आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन, या ट्रांसमिशन तो रे वगैरह के केस में कह देते हैं, इसको यहां आदान प्रदान, लेन देन। किसी भी चीज का वह मिनिमम अमाउंट जिसको कि लिया या दिया जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है? क्वांटम। तो चॉकलेट के केस में क्वांटम क्या है? एक चॉकलेट को हम क्वांटम कहेंगे चॉकलेट के केस में। चॉकलेट यहां पर हमने केवल एग्जांपल लेके समझा है। अब देखते हैं आगे कि यह क्वांटम कैसे हमारे यूज में आ रहा है। यहां पर क्या किया, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था तेल बूंद अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उसने यह पाया कि आवेश चार्ज को जब हम चार्ज का आदान प्रदान करते हैं, चार्ज की लेन देन जब हम करते हैं, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, तो वो एक निश्चित संख्या का ही पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो निश्चित संख्या, तेल बूंद रिएक्शन में जब मिलिकन ने पाया कि मिनिमम अमाउंट जिसके पूर्ण गुणज में आवेश का ट्रांसमिशन होता है, आवेश का आदान प्रदान होता है, आवेश ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो अमाउंट था 1.062 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस संख्या के पूर्ण गुणज में n इंटू ये संख्या, आवेश इस फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म होगा, जहां n क्या है? n है एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या। इसका मान डिस्क्रीट होगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस। 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 ऐसे होगा। दो संख्याओं के बीच का मान कभी भी यह नहीं होगा, 1.1 नहीं होगा, 1.2 1.3 ऐसा कोई मान इसमें नहीं आएगा। तो आवेश कैसे आदान प्रदान होता है? या तो 1 गुणा, या तो 1 ये है 1.062
602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टेस्ट 3 4 5 6 ऐसे आवेश का आदान प्रदान, ऐसे आवेश का आदान प्रदान होता है। तो फिर हमने क्या मिलीगन ने फिर ये कहा कि ये जो संख्या है ये होती है, ये जो निश्चित संख्या है ये क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होती है। और आवेश का आदान प्रदान होता है एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब आवेश का आदान प्रदान एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और इसको क्या कहते हैं क्वांटम, मिनिमम अमाउंट जिसका कि आदान प्रदान किया जा सकता है। मिनिमम अमाउंट कितना, एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश को हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। तो यहां हमारा आवेशों के गुणधर्म, आवेशों की चारों प्रॉपर्टी खत्म। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखते हैं, हम लेते हैं एक धातु का गोला। अब इस गोले को क्या कर रहे हैं, एक कूलाम आवेश से धनावेशित, एक कूलाम आवेश से इस गोले को धनावेशित कर रहे हैं। तो इस गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन है जो इससे बाहर निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करने पड़ेंगे हमको, जो कि इस गोले से बाहर निकालने हमको पड़ेंगे। इस गोले से कितने इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालने पड़ेंगे जिससे कि इस पर एक कूलाम धनावेशित, एक कूलाम जिससे कि ये गोला हो जाए एक कूलाम से धनावेशित। एक कूलाम से धनावेशित होने पर क्या करेंगे, अब इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गणना। तो Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू उस पर चार्ज। अभी हमने देखा कि चार्ज किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे होता है, क्वांटम के फॉर्म में। क्वांटम या होल नंबर, एक क्वांटम को होल नंबर से गुणा करेंगे। तो होल नंबर क्या है, n। तो या तो जैसे कि 1Q 2Q 3Q आवेश ऐसे आदान प्रदान होगा। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 10 50 2000 5000 10000 15000 ऐसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। ये कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा 1.1 1.2 जैसे। ये अभी हमने देखा था। और E या Q यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो QE। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखा था अभी हमने,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखा था 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है। आवेश कितना धनावेशित कर रहे हैं इसको 1 कूलाम। 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻⁹। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इतने इलेक्ट्रॉन हमको उससे बाहर निकालने पड़ेंगे ताकि वो गोला धनावेशित हो सके। धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना पड़ेगा, और यदि इस गोले को ऋणावेशित करवा रहा होता है ये, तो इतने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करवा रहे होते हैं हम इस टाइम। तो n इज इक्वल टू 19 को ऊपर ले जाते हैं और एक 10 इधर ले लेते हैं। 10 इंटू 10⁻18 19 हो गए ना दोनों, डिवाइडेड बाई 1.6। इसमें इसका भाग दे देते हैं तो 6 पॉइंट 6.34 ऐसे करके 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स हमको बाहर निकालने पड़ेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे तब जाके हमारा गोला 1 कूलाम से धनावेशित होगा। इसको एक बार डिवाइड करके आप देख लेना, जितने नंबर आए वो ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही गोला ले लेते हैं, अभी लिया था जो ही। अब इस गोले का द्रव्यमान जो बड़ा है, द्रव्यमान जो बड़ा जो है, सॉरी, द्रव्यमान जो बड़ा है, इस गोले का द्रव्यमान किसी संख्या से बढ़ा है, तो बढ़े हुए द्रव्यमान को, द्रव्यमान में कितना चेंज हुआ है, द्रव्यमान को चेंज किसी संख्या में चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द्रव्यमान में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा m, m या द्रव्यमान। तो इस गोले में द्रव्यमान, क्वेश्चन दे रहा है हमको कि द्रव्यमान में चेंज है 9.1 किलोग्राम। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, वही गोला लेते हैं अभी वाला। ये गोला ले लिया, धातु का गोला। क्वेश्चन कह रहा है कि इस धातु के गोले का द्रव्यमान चेंज हुआ है। द्रव्यमान में चेंज को कहते हैं हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी संख्या में चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ द्रव्यमान में चेंज हुआ तो डेल्टा m, m यहाँ द्रव्यमान है। द्रव्यमान में चेंज कितना हुआ है, 9.1 नैनोग्राम, इतना द्रव्यमान में चेंज हुआ है। तो और चेंज क्या हुआ है, ये